नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। गर्व की बात है कि 10 साल के बाद यूपी को ये मौका मिला है। प्रसन्नता है कि जनपद में विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। 4 जनपदों में से 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं। और इस बार बजट में हम लोगों ने इस मंडल के लिए नए विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की है और उसके लिए बहुत शीघ्र जमीन भूमि के आवंटन के प्रस्ताव का यहाँ से प्रस्ताव मांगा है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों पे चल रहा है। बहुत शीघ्र हम उसे एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हर जिला मुख्यालय को रिंग रोड के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही विकास के अन्य कार्यों में तीव्रता लाने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 जनपद इस कमिश्नरी के ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल हैं। उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बावजूद भी वहां पर इस पूरी कमिश्नरी के अंदर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश के आए हैं। एक सकारात्मक दिशा में सोच है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित किया और सकारात्मक माहौल दिया है। विकास के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवीपाटन कमिश्नरी जो इससे पहले यानी देश के अंदर ये सबसे बड़ा अजूबा था कि गौतम बुद्ध नगर जनपद हमारा प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, लेकिन बलरामपुर जनपद सबसे पीछे था। स्वच्छता में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आज के मीर जाफर हैं। साथ ही कहा कि उन्हें ब्रिटेन में की गई टिप्पणी के लिए संसद में माफी मांगनी चाहिए। वे भारत में शहजादा बनने के लिए विदेशों से मदद मांग रहे हैं। पात्रा ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। बता दें, संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुनाएंगे। और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है? ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation. ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। What is the difference between a मनीशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड।
मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा, मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमाम मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहा है इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देगी, क्योंकि when you wrestle with a pig, the pig enjoys it। तो जो लोग कॉमेडी सेंट्रल में होने चाहिए थे आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मोदी जी के इशारों पर वो स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। लेकिन असलियत ये कि सच किसी से छुपने वाला नहीं है। और लोकतंत्र और सदन की दुहाई तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सदन में जबरन बिल को पास कराने का काम आपने किया है। उन बिल को जिनके कारण 700 किसानों की शहादत हुई और आपको घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। लोकतंत्र का पाठ आप राहुल गांधी जी को पढ़ाइएगा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया है। असलियत यह है कि स्तरहीन भाषा, उल जलूल के वक्तव्य और जयचंदों की फौज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इशारे पर चलती है। और उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, अडानी को बचाना है, बस। तो वही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया। पात्रा ने पहले कहा था राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवा कर रहेंगे। अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। आप भी सुने। ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए, बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसरॉय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है। देखिए, जिस तरह से इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन करिए, और सरकार भाजपा हर दिन भाग रही है सदन से। आज फिर सदन से भागी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तमाम विपक्ष के सहयोगी दलों ने एक साथ मिलकर के आज एसबीआई जो ब्रांच है उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया, और हमने ये कहा है कि एसबीआई और एलआईसी की लूट का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देश की गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। सरकार दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाषण दिया। इसमें उन्होंने दिल्ली के बजट को रोके जाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये संविधान के ऊपर हमला है। एलजी को बजट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें दिल्ली का बजट पेश होना था। केंद्र सरकार ने कल शाम को उस बजट के ऊपर रोक लगा दी। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश नहीं हो पाया, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी, उन्होंने संविधान जो है वो तरह तरह की सिचुएशन से डील करता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी इस देश के अंदर आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मैं तो कहूंगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है, इट इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इस देश के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। ये कहा जा रहा है, ये डेट्स सारी बताई जा रही हैं। 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने बजट सेंटर को भेजा। 17 तारीख को सेंटर ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के वो बजट दिल्ली सरकार को भेजा। अभी माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन साहब कह रहे थे कि एलजी साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए। संविधान के अंदर एलजी को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक मिनट मेरे को पूरा, मैं 1 मिनट पूरी कर लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन। चलो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर साफ साफ कहता है, संविधान का आर्टिकल 239AA4 साफ साफ कहता है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो केवल ठप्पा लगाएंगे 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, बाकी सारी चीज़ों पे उनको बस ठप्पा लगाना है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकते, ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते, वो फाइल पे कुछ नहीं लिख सकते। उनको फाइल पे लिखने का अधिकार नहीं है। अगर वो फाइल पे कुछ लिखते हैं तो वो संविधान के खिलाफ। राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं, अडानी का नहीं, देश गरीबों और किसानों का देश है। आप भी सुने। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me.
And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है। और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट। पूरे देश में अचानक तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों से आम जनमानस भयभीत नजर आ रहा है। मेहनतकश मजदूर भी अब कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे। दरअसल ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुपरमार्केट स्थित न्यू स्टैंडर्ड बालिका स्कूल का है, जहां स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने पर उन्हें ई रिक्शे से वापस घर ले जाने के लिए आया रिक्शा चालक, जिसे अचानक सीने में दर्द हुआ और वो वहीं पर गिर पड़ा। आनन फानन में स्कूल संचालक के द्वारा उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये आकाश गुप्ता नाम के युवक थे, जिनकी उम्र तकरीबन 39 वर्ष है, जो परिजनों द्वारा लाया गया तथा जिनको बताया गया कि इनका पहले से भी इलाज चल रहा था। ये जॉन्डिस से भी पीड़ित थे और उनको सडन हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु। गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र में किन्नर कन्या को बीते दिनों गोली मार दी गई थी। किन्नर समुदाय के लोगों ने सहजनवा थाने पर 2 दिनों से जमकर बवाल काटा था और अर्धनग्न प्रदर्शन कर सड़क भी जाम किया था। किन्नरों ने मांग की थी कि किन्नर के ऊपर हमला करने वाले सभी आरोपियों को अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में महानगर में
हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तान्या नामक किन्नर को अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी, जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया था। छानबीन के उपरांत साक्ष्य संकलन के उपरांत एक किरण नामक किन्नर की गिरफ्तारी की गई है, जिसे जेल भेजा जा चुका है। शेष अन्य जो लोग उसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या वजह थी जिसके वजह से जो बदमाश थे उन्होंने गोली मारी? ये क्षेत्र के विवाद का मामला है। 2 गुट हैं जो आपस में क्षेत्र के संबंध। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। यूपी के कई हिस्सों में बादल और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो ये सिलसिला आगामी 25 मार्च तक चलेगा। कई जिलों में मौसम विभाग ने ओला पड़ने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीतापुर क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाओं के चलने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वर्तमान समय में किसानों के खेतों में रबी, मसूर, लाही, सरसों, चना आदि सहित दलहन तिलहन की फसलें पकी खड़ी हैं। किसान अपनी फसलों की कटाई के लिए तैयार हैं, लेकिन इंद्रदेव की नाराजगी फिर उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी है। जो है बेचारे जो गरीब लोग इतनी मेहनत करते थे, उनकी लाही नष्ट हो गई और गेहूं भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है गरीबों का। और पब्लिक परेशान है। इसके लिए मैं चाहूँगा 2-3 दिन से रुक रुक के जो बारिश हो रही है, इसमें काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, जिसमें कई हेक्टेयर सरसों जो कटी पड़ी थी, खेतों में खड़ी थी, वो सब भूमिगत हो गई है। जिस खेतों में जल भरा हुआ है, तेज़ हवा चलने से गेहूं भी गिर गया है, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आम का बौर भी झड़ गया है। किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। जल भराव की स्थिति है, अभी पानी बंद नहीं है। ईश्वर जाने इस तो वहीं रायबरेली में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाता की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। बता दें, आज दोपहर बाद से रायबरेली जनपद के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों में भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की गेहूं की खड़ी फसल के साथ सरसों की फसल और आम के बौर को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, जो ओले गिरे हुए हैं, इन ओलों से समस्याएं हैं। हमारी खड़ी फसल पकने को तैयार है, उस पर नुकसान। फसल गिर गई है, आम के पेड़ों में फल लग रहे हैं, फल गिर गए हैं। लाही, सरसों पक के हमारी तैयार, उस पर जब ओले गिरे हैं तो छिटक के नीचे ज़मीन पे गिर गई है। इससे बहुत नुकसान हुआ है और इसका आकलन करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये गेहूं की फसल, किसानों को क्या दिक्कतें आएंगी? किसानों को दिक्कत भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास, किसान तो भगवान होता है, भगवान भूखा मर जाएगा। ये अन्नदाता है, अन्नदाता को इतनी परेशानी आ गई, फसल खड़ी होके पूरी कमाई हमने अपनी फसल पे लगा दी है और फसल का एक बेमौसम बारिश जहां किसानों के लिए एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई और बारिश के साथ जो है ओलों ने जो है वो किसानों के माथे पर सिकन बढ़ा दी है। आपको बता दें, रायबरेली जनपद के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों में जो है बेमौसम बारिश हुई और बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं उससे गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गेहूं के साथ साथ जो है वो सरसों की फसल हो और आम के जो बौर हैं वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं। तो बेमौसम बारिश ने जो है वो किसानों के चेहरे पर एक मायूसी खड़ी कर दी है। आपको बताते चले आ रायबरेली जनपद के लगभग 1 दर्जन गांवों में बेमौसम बारिश और ओलों से किसान को दो चार होना पड़ा है। अब देखना ये है कि सरकार जो है किसानों के सब मुआवजे के लिए कब आगे आती है ताकि किसानों को राहत मिले। चूंकि किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है और जब अन्नदाता ही भूखो रहेगा तो जब उसका ही पेट नहीं भरेगा तो आगे वो कैसे देश का पेट भरेगा।
तो निश्चित एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। और रही बात मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है कि आगे 2 दिनों तक जो है वो लगातार जो है मौसम में बदलाव होने वाला नहीं है। तो निश्चित किसानों को सरकार की तरफ से जो है वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज। रायबरेली में कान में ईयरफोन लगाकर चलना एक युवक की जान का दुश्मन बन गया और ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अगांगागंज कस्बे के पास रेलवे लाइन के किनारे का है, जहां केटीएल में इंजीनियर के पद पर काम करने वाला राहुल मिश्रा, जो कि कान में ईयरफोन लगाकर जा रहा था, इतने में ट्रेन आ गई और वो ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया और ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहुल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति 26 वर्ष का गंगागंज रेलवे क्रॉसिंग से लाया गया था, जो मृत अवस्था में था। उसको जो है मोर्चरी में रखा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी प्रामाणिक झूठे हैं। आप भी सुने। जो मन में चुभती है जब कोई देश का नेता अपने आप को कहता है और रोज देश का अपमान करता है। श्री राहुल गांधी प्रामाणिक झूठे हैं। अपने झूठ के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, फिर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी झूठ बोला था। मध्य प्रदेश की जनता याद करे, उन्होंने कहा था 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे अगर सरकार बनी तो, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितना बड़ा झूठ बोला था राहुल गांधी जी। अरे 10 दिन तो क्या, 1.25 साल में आपने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री आपने नहीं बदला 1.25 साल तक। मुख्यमंत्री को फिर मध्य प्रदेश की जनता ही ने बदल दिया। ऐसे आदमी को जो रोज झूठ बोलता है, सच तो यह कि ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। देश के लोकतंत्र और पवित्र संसद पर झूठा इल्जाम लगाने वाले राहुल जी का तो देश को बहिष्कार करना चाहिए। आज मैं यहां से सीधे ओला प्रभावित 2 जिलों में जा रहा हूं, विदिशा और सागर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।